जय हिंद दोस्तों, कमांडर से बात कराओ, सीओ को फोन लगाओ, इस तरीके की लैंग्वेज आज कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही है। हाँ जी दोस्तों, मैं क्यों बात करूंगा कि कमांडर से बात कराओ, सीओ को फोन लगाओ, एफआईआर दर्ज करो, इनकी फोटो खींचो। व्हाट इज नॉनसेंस, ये क्या हो रहा है। और इस तरीके का उन्होंने अपनी जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज सेना के प्रति इस तरीके से जो व्यवहार है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र चौधरी साहब का ये वीडियो आपको सुनना होगा। I will register FIR. If you do this, I will register FIR. इसका फोटो खींचो लड़के का। कमांडर से बात करा। कमांडर से बात करा। ये क्लिप आपने देखी होगी, मैंने भी देखी। देखिए, इस इंसिडेंट पर पर्सनली मेरा कोई कमेंट नहीं। ये एक इंडिविजुअल का केस था जहां एक इंसान अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे जो कहना था उसने कह दिया। लेकिन अब असली इशू पर आते हैं। जो बोला गया वो बहुत बड़ा इशू है। कमांडर से मेरी बात कराओ, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये उस सोच का रिफ्लेक्शन है जो पिछले कई सालों में डेवलप हुई है। आर्मी रैंक्स की लगातार गिरती हुई इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट। पिछले 42 सालों से डिफेंस फोर्सेस का कैडर रिस्ट्रक्चर नहीं हुआ। इसका नतीजा आज सामने। आज एक स्टेट कैडर का ऑफिसर खुद को उस आर्मी ऑफिसर के बराबर समझने लगा है जो उससे 2 या 3 रैंक सीनियर है। कई सेंट्रल सर्विसेज में यही सोच देखने को मिलती। हाँ, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। हाँ, हर सर्विस का देश के लिए काम भी करती है, लेकिन एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जब देश के लिए खून देने की बारी आती है तो वो आर्मी का जवान देता है। इसलिए डिफेंस फोर्सेस का रैंक स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी कोई सिंबॉलिक बात नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का इशू। इस प्रॉब्लम के लिए सिर्फ ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार नहीं, उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी हमारी अपनी मिलिट्री लीडरशिप की रही है, जिसने सालों से एनएफयू, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग और स्टेटस एनोमलीज जैसे इश्यूज पर अपने ही ऑफिसर्स और सोल्जर्स के लिए मजबूती से खड़ी नहीं हुई। हर बार जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, लोग कहते हैं ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। नहीं, ये सिम्टम्स हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के। अगर एनएफयू और कैडर रिस्ट्रक्चरिंग जैसे रिफॉर्म्स को अब और डिले किया गया तो ऐसे मुद्दे और ज्यादा होंगे और हर बार ज्यादा कड़वे होंगे और ज्यादा वायलेंट होंगे। आर्मी के अंदर बढ़ता डिसग्रंटलमेंट एक रियलिटी है। इसे इग्नोर करना या कारपेट के नीचे दबा देना सोल्यूशन नहीं है। इसे एक्सेप्ट करके तुरंत एड्रेस करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। कि आज लग रहा है कहीं ना कहीं रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, यानी सेना की टॉप मिलिट्रीशिप को यह बात देखनी होगी। आपको कोई ब्यूरोक्रेट आपको पावर नहीं देगा, नेता पावर नहीं देगा। आपको जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके खिलाफ आप अपनी बात को रखना होगा। बात सही कह रहे हैं, डिग्रेडेशन की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देख सकते हो ये पुलिस का अधिकारी एसएसपी हैं, कोई गुप्ता है। आप समझ सकते हो इनके कंधे पे क्या है, 2 स्टार हैं और एक अशोक है। स्टार और अशोक इसी तरह सेना के आज हमारे अधिकारियों के कंधे पर होते हैं और उनको कर्नल बोला जाता है। इस बात से आप सहमत होंगे। क्या इनके स्टार में अब ज्यादा पावर है कि इनकी जो हमारे एसएसपी साहब कह रहे हैं कि कमांडर से बात कराओ, और हमारे कमांडर इनसे रैंक में काफी ऊपर, प्रोफाइल में ऊपर है। लेकिन अब बात आती है, क्या हमारा जो रैंक स्ट्रक्चर है या हमारी पावर है या हमारे स्टारों की चमक सिर्फ हमारे जवानों तक ही सीमित है? क्या बैरक तक सीमित है या यूनिट तक सीमित है, बटालियन तक सीमित है, या हमारे जेशू जवान के ऊपर ही कमांड करने के लिए रह गई है? क्योंकि लगातार इस तरीके का पुलिस से टकराव की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि टकराव तो जब हो जब हम उनसे कुछ मांगने जा रहे हैं या हम उनके काम में इंटरफेयर करने जा रहे हैं, वो हमारे काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमें व्यक्तिगत हानि पहुंचा रहे हैं। और इस तरीके का 40 सीओ को लगाकर एक मेजर जेशू जवान जो 17 आरआर के, उनके ऊपर एफआईआर डालना, आप समझ सकते हो ये भी एक बहुत बढ़िया। और ये इंसिडेंट हो जाता है जहां पर वो रेजिमेंट का नाम भी ले रहे हैं और जहां पर इतनी उत्तेजना हो सकता है कि सिचुएशन कहीं ना कहीं खराब हो सकती है, लेकिन जो वो खड़े हैं वो भी उसी लिए खड़े हैं, उसी ड्यूटी के लिए खड़े हैं, आपके साथ देने के लिए खड़े हैं। क्या ऐसा वक्त आ गया है कि शायद अब पुलिस को आगे कर दीजिए जाए और सेना पीछे से जो भी उनका सपोर्ट है वो आराम से करती रहे, और सारे ऑपरेशन, सारी चीजें, परिस्थिति है जो आपकी वहां की जमीन की परिस्थिति है, जो आप जोग्राफिकल कंडीशंस हैं या आपकी जो दूसरे मिलिटेंट कंडीशन है, उनको हैंडल करने दो और आपको जितना सपोर्ट बनता है कर दीजिए। फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर ऊपर से सीधा आदेश आएगा, क्योंकि आपको इस बात से एनालिसिस किया जाएगा कि आप शांति से मुंह बंद करिए, जो आदेश दिया है उसको करिए, हमें सिखाया गया है
हमारा ऑपरेशन या मिशन, चाहे हमारी जान चली जाए, दिन रात भूखे लग के हम अपना खून बहा देंगे, जान छुटा देंगे और भारत माता की जय बोलेंगे। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि हमारी आदत नहीं है सवाल करने की। अब ये सवाल करने की आदत नहीं, इसलिए ऊपर वालों को बड़ा आसान हो जाता है हमारे ऊपर कमांड कंट्रोल करना। चाहे हमारे सीनियर लीडरशिप की बात कर रहा हूं या उनके ऊपर बैठे नेताओं की बात कर रहा हूं, उन्हें बड़ा आसान लगता है। अभी बारिश आने दो, कहीं पानी भर जाएगा, 2 फीट 4 फीट, बोलेंगे सेना को बुला लो, सेना की मदद ले लो। यहां पर कुछ बच्चा कहीं दाएं बाएं हो गया, एक गड्ढे में गिर गया, सेना की मदद ले लो। तो यहां पर तो आपको सेना लगती है, तब आपका ईगो हर्ट नहीं हुआ, तब आपका ईगो हर्ट नहीं हुआ। यदि आपका ईगो हर्ट हो रहा था तो यदि आप वहां के एसएसपी हैं तो आपका ईगो आ रहा है तो आप संभालते, अपनी पुलिस लगाइए। आप क्यों फिर सेना को इस तरीके की टास्किंग की जाती है, जहां सेना को खुद से ही खुद से कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। और यहां भी समझौता सेना को ही करना पड़ेगा कि जितने बहुत सारे सीनियर अधिकारी इसके ऊपर कमेंट्स भी कर रहे हैं कि हमारा डिग्रेडेशन हुआ है, हमारा रैंक स्ट्रक्चरिंग का डिग्रेडेशन हुआ है, मिलिट्री लीडरशिप को आज समझना होगा और लगातार हमारे साथ इस तरह हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कहीं ना कहीं आगे भविष्य में ये संदेश देता है कि हमारा मोराल और मोटिवेशन कैसा होगा। हमें दुख इस बात का है कि जिस तरीके से का कमांडर से बात करा, उसके उनकी जो भाषा है, ऐसे लगता है कि यदि हमारे कमांडर को इस तरीके से बात कर रहा है तो फिर हम तो जवान हैं, हम तो वैसे ही डर जाएंगे, हम जेसीयू वैसे ही डर जाएंगे, हम जूनियर अफसर हम वैसे ही डर जाएंगे। यानी उनका इतना रुतबा है, इतना टॉन है ऊपर कि इससे ऐसे लगता है कि सीओ तो कुछ है ही नहीं, एफआईआर करा देंगे। तो हमें तो इतना बड़ा डर लग रहा है कि ये नौकरी भी यही ले जाएंगे, एफआईआर करके जेल भी यही करा देंगे। तो फिर सेना काम कैसे करेगी, सेना किसके साथ काम करेगी? या तो फिर सेना को आप बॉर्डर संभालने दीजिए, बाकी का काम इनको संभालने दीजिए। हो सकता है आपको लगता है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके ऊपर आपने सुपर इम्पोज करके आईपीएस लगा रखे, तो आप उनके साथ बेहतर तालमेल हो जाएगा, क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप एक ही कैडर की है। तो आप क्यों आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ कराना चाहते हो लगातार सेना को? नहीं तो ये इंसिडेंट और होते रहेंगे। यहां पर आप देख सकते हो एक मेजर को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। बातें हम खूब बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि हथकड़ी लगाने का आदेश नहीं है, लॉकअप में बंद करने का आदेश नहीं। यहां पर ठोका भी जा रहा है, हथकड़ी भी लगाई जा रही है, एफआईआर भी डाली जा रही है, धारा भी लगाई जा रही है, फिर जमानत करानी पड़ रही है। छोटे मोटे एक्स सर्विसमैन जाके हो हल्ला कर देते हैं, लेकिन आज तक किसी पुलिस वाले का सस्पेंशन नहीं हुआ है, उसको लाइन अटैच कर दिया जाएगा। यानी अभी आप बैरक में जाके थाने से आराम करो, 2-4 महीने ये मीडिया में बात चल रही बंद हो जाएगी, फिर आप अपना डंडा आराम से घुमाइए। तो यहां तक सीमित हो गया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, उन्होंने देश चलाना है और देश चलवाना है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो सेना भी उनका हिस्सा है, पैरामिलिट्री फोर्स उनका हिस्सा है, पुलिस भी उनका हिस्सा है। तो उनको चाहिए कि क्या किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। और एक सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है तो सैनिकों के पास सिर्फ सेल्फ रेस्पेक्ट ही होती है, और वहां पर जब उन्हें कंप्रोमाइज करना होता है तो शायद एक अच्छे ईमानदार बड़ा अधिकारी हो या जवान हो, उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है। हमें शायद हमारे डीएनए में ऐसा है कि सच बता रहा हूं, अंदर से इतना दुख हुआ कि कमांडर से बात कराओ, फोटो खींचो, एफआईआर बात कराओ, तो मुझे डर लग रहा था कि शायद इतना ही आगे किसी न किसी का पेशेंस लॉस्ट कर गया तो फिर क्या होगा। भगवान न करे कभी ऐसा हो। आज समझना होगा, सेना के अधिकारियों को ताकत दो, सेना को ताकत दो, और उनके रैंक को इस तरीके से कोई जिस तरीके से मैं इग्नोर की बात करूं या रिफ्यूज की बात करूं तो शायद इनके शब्दों में उसी तरीके की महक आ रही। तो आपका इसके ऊपर क्या है कहना? धन्यवाद।